हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक सक्सेना मैथमेटिक्स लेक्चरर आज एलिप्स का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर फर्स्ट और सेकंड में हमने दीर्घवृत्त की डेफिनेशन प्लस दीर्घ एलिप्स की इक्वेशंस एंड उसके जितने भी फॉर्म्स थे और क्वेश्चंस स्टैंडर्ड फॉर्मेट पर कंप्लीट कर लिए थे। सो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एलिप्स का पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ एलिप्स। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ इलिप्स सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे। पैरामेट्रिक जैसे पैराबोला की परवलय की भी पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है, सर्कल की भी होती है, उसी टाइप से आपकी इलिप्स की भी पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है। सो ध्यान से समझेंगे। इलिप्स की और हाइपरबोला की जो पैरामेट्रिक इक्वेशंस होती है उनको हम अलग ढंग से निकालते हैं। सो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ इलिप्स। पैरामेट्रिक इक्वेशन को हम बोलते हैं प्राचलिक समीकरण। कौन सा समीकरण होता है? ये प्राचलिक समीकरण होता है, पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो सभी स्टूडेंट ध्यान से देख सुनेंगे कि जैसे एक आपके पास इलिप्स है, जैसे इक्वेशन ऑफ इलिप्स गिवन है हमारे पास। इक्वेशन ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, इसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ। अब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, यहाँ पर हम स्टैंडर्ड पैराबोला कंसीडर करते हैं और स्टैंडर्ड पैराबोला के अकॉर्डिंग ए ग्रेटर देन क्या होता है आपका? बी होता है। तो अब जो पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है वो हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। जैसे एक छोटा सा इलिप्स बनाया है, थोड़ा सा आप लोग क्लियर बनाएं, थोड़ा गड़बड़ हो गया है चित्र में। ये होता है आपका यहाँ से ये ए डैश और ये क्या होता है आपका ए। ए के कोऑर्डिनेट्स होते हैं a, 0 और ए डैश के कोऑर्डिनेट्स होते हैं -a, 0। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, यहाँ ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट कि जो मेजर एक्सिस होता है, दीर्घ अक्ष मतलब मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस ए डैश को डायमीटर व्यास मानकर, को डायमीटर व्यास मानकर एक वृत्त ड्रॉ करते हैं। एक वृत्त ड्रॉ किया। इस ये जो वृत्त होता है ये डायमीटर को ध्यान रखना है। द सर्कल डिस्क्राइब्ड on the major axis of an ellipse as a
डायमीटर इज कॉल्ड ऑक्सिलरी सर्कल। मतलब दीर्घवृत्त के दीर्घ अक्ष को व्यास मानकर बनाया गया वृत्त सहायक वृत्त कहलाता है। इसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी सर्कल। ऑक्सिलरी सर्कल बोलते हैं इसको। सभी स्टूडेंट ध्यान रखें इसको। ये होता है आपका सहायक वृत्त, हिंदी में इसको सहायक वृत्त बोलते हैं। अब आप देखें इधर कि अगर हम इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल निकालें, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल क्या आएगी, क्या होता है जब डायमेट्रिक फॉर्म में सर्कल की इक्वेशन क्या लेते हैं हम, x माइनस x1 और x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2 इक्वल टू क्या होता है 0। ये डायमेट्रिक फॉर्म होता है। आप मेरे सर्कल के वीडियो में जाके ये देख सकते हैं। अब देखें इधर क्या आएगा आपके पास, x प्लस ए और यहां पर क्या आ जाएगा x माइनस ए प्लस y माइनस 0 और ये भी आ जाएगा y माइनस 0 इक्वल टू 0। सो फाइनली क्या इक्वेशन आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। सो इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ऐसे भी निकाल सकते हैं आप। इसका सेंटर जो है, इस सर्कल का जो सेंटर है वो आपका क्या है 0,0 है। ये आपकी रेडियस हो जाएगी। तो आप सीधा इससे भी आप फाइनली सीधा निकाल सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन होती है आपकी, ये होती है आपकी सहायक वृत्त का समीकरण। ऑक्सिलरी सर्कल सहायक वृत्त का समीकरण होता है। अब आप देखें कि हमने यहाँ पर ध्यान से समझना है सभी स्टूडेंट को। जैसे एक सर्कल पर कोई पॉइंट मान लिया P, क्या पॉइंट माना है, P पॉइंट कंसीडर किया है। इस P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे इससे इसको मिला दिया। ये एंगल है आपका, ये एंगल है आपका फाई। इस फाई एंगल को मैं यहां पर लिखे देता हूं। इस फाई को हम बोलते हैं इसेंट्रिक एंगल। इसेंट्रिक एंगल बोलते हैं, हिंदी में इसको बोला जाता है उत्केंद्र कोण। क्या बोलते हैं, उत्केंद्र कोण बोलते हैं। तो फाई ये पॉइंट हमने कंसीडर फाई एंगल लिया है। अब ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, तो पी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे इससे इस पर एक परपेंडिकुलर, एक ये परपेंडिकुलर डाल दिया। ये एन पॉइंट है आपका और इसने इलिप्स को जहां पर काटा ये क्यू पॉइंट है। यहां पर पी और क्यू, पी एंड क्यू करेस्पॉन्डिंग पॉइंट होती है। करेस्पॉन्डिंग पॉइंट होते हैं, इनको हम हिंदी में बोलते हैं संगत बिंदु। ये संगत बिंदु होते हैं। अब देखें आप ध्यान से, पी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, ए कॉस फाई और ए साइन फाई। अब आप देखें अगर हम क्यू के कोऑर्डिनेट्स लिखें तो क्यू का जो एक्स कोऑर्डिनेट्स होगा वो तो आपका ए कॉस फाई होगा। क्या होगा, ए कॉस फाई होगा। और
बाई कोऑर्डिनेट्स हमें निकालना होगा। तो पी के क्यू के, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्यू के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे आपके, वो एक्स कोऑर्डिनेट्स तो आपका a cos फाई हो जाएगा और बाई कोऑर्डिनेट्स हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अब आप लिखेंगे सीधा p पॉइंट पॉइंट Q लाइस ऑन इलिप्स। बिंदु Q कहाँ पर स्थित है? दीर्घवृत्त पर स्थित है। तो दीर्घवृत्त पर अगर स्थित है तो x की जगह हम a cos फाई रख देंगे। सो ये आ जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर फाई और अपॉन में आ जाएगा a स्क्वायर, प्लस में क्या आ जाएगा बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू बाई। a स्क्वायर से a स्क्वायर क्या आ जाएगा? कैंसिल आउट। तो बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई। तो बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा साइन स्क्वायर फाई। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? बी साइन। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं जो पैरामेट्रिक इक्वेशन होगी, पेन चेंज करे लेते हैं भाई यहाँ पर। जो पैरामेट्रिक इक्वेशन होगी इसकी वो क्या हो जाएगी आपकी? a cos फाई और कॉमा b साइन फाई। ये होती है इलिप्स की पैरामेट्रिक इक्वेशन। यहाँ पर याद रखना है P और Q कैसे पॉइंट होते हैं? आपके करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स होते हैं। Q फाई क्या होता है आपका? इसेंट्रिक एंगल होता है। कौन सा एंगल होता है? इसेंट्रिक एंगल बोलते हैं इसको हम, ठीक है। और जो सर्कल बनता है, हम मेजर एक्सिस को व्यास मानकर, डायमीटर मानकर जो सर्कल बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? हेल्पिंग सर्कल या ऑक्सिलरी सर्कल बोलते हैं। यहाँ पर सभी स्टूडेंट को ध्यान रखना है कि एक कोड की इक्वेशन में आपको बता रहा हूं, इसको आपको याद रखना है क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम इनको फाइंड आउट कर सकें। सो रिमार्क में सभी स्टूडेंट लिख लेंगे कि बिंदु द इक्वेशन ऑफ कोड passing through the 2 points जीवा का समीकरण जो दिए गए दो बिंदुओं P बिंदु के कोऑर्डिनेट्स ले लिए मैंने a cos फाई 1 और b sin फाई 1 सॉरी, और Q के कोऑर्डिनेट्स ले लिए मैंने a cos फाई 2 और b sin फाई 2। तो इक्वेशन ऑफ कोड आपको डायरेक्ट याद रखना है। इक्वेशन ऑफ कोड क्या होगी आपकी? यहाँ से अपन एक बहुत अच्छा एक क्वेश्चन प्रूव करेंगे, यहाँ से ध्यान से देखेंगे। तो इक्वेशन ऑफ कोड होगी आपकी x अपॉन a cos फाई 1 फाई 1 प्लस फाई 2 अपॉन 2 और बाई अपॉन बी साइन फाई 1 प्लस फाई 2 अपॉन 2 और इक्वल में आ जाएगा आपके पास cos फाई 1 माइनस फाई 2 अपॉन 2। ये आपकी कोड की इक्वेशन होती है, इसको हमें डायरेक्ट याद रखना है। अब यहाँ से हम एक स्टैंडर्ड रिजल्ट निकालेंगे। सो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। इफ कोड
if its code is focal code। अगर ये जो कोड है ये नाभीय जीवा हुई, क्या हुई, नाभीय जीवा, तो निश्चित बात है इट्स पासिंग थ्रू द, ये कहां से पास होगी, द फोकस। कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी, और फोकस के कोऑर्डिनेट्स ए ई कॉमा 0 एंड माइनस का ए ई कॉमा 0 से पास होगी। तो अब देखें इधर ध्यान से क्या करेंगे, अब हम इसको फोकस से पास कराया है, इसको जब आप फोकस से पास कराएंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर x की जगह आ जाएगा ए ई अपॉन ए कॉस फाइव वन प्लस फाइव टू अपॉन 2, y की जगह 0 रख दिया, और इक्वल में क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ फाइव वन माइनस फाइव टू अपॉन 2। एक ही नाभि से पास कराना है क्योंकि एक जीवा एक ही नाभि से पास होगी, अगर आप दूसरी से कराएंगे तो भी सेम आएगा, कोई अंतर नहीं है इनमें। तो ए से ए क्या हो गया, कैंसिल आउट, ए से ए कैंसिल आउट कर दिया। तो अब आपको क्या मिलेगा, यहाँ से ध्यान से देखेंगे, फाइव वन माइनस फाइव टू अपॉन 2, और अपॉन में आ जाएगा कॉस फाइव वन प्लस फाइव टू अपॉन 2, और इक्वल में क्या आ जाएगा, ई अपॉन 1। अब यहाँ पर हम सी एन डी रूल का यूज करेंगे, अप्लाई सी एन डी रूल, कॉम्पेंडो एंड डिवाइंडो रूल, योगांतरानुपात नियम बोलते हैं जिसको, जिसमें एक बार न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड कर देते हैं और एक बार न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, अंश में हर जोड़ देते हैं एक बार, और एक बार अंश में से हर घटा देते हैं। सो ध्यान से देखना, जोड़ें आप तो क्या आ जाएगा आपके पास, कॉस फाइव वन माइनस फाइव टू अपॉन 2 प्लस कॉस फाइव वन प्लस फाइव टू अपॉन 2, अपॉन में क्या आएगा, कॉस फाइव वन माइनस फाइव टू अपॉन 2, और माइनस का कॉस फाइव वन प्लस फाइव टू अपॉन 2, इक्वल में क्या आ जाएगा, ई प्लस 1 अपॉन में आ जाएगा ई माइनस। ये आपके पास क्या आ जाएगा, अब हमने सी एन डी रूल अप्लाई कर दिया। अब ध्यान से सुनेंगे सभी स्टूडेंट, अब हमें क्या करना है, ऊपर तो हम कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का फार्मूला लगाएंगे, और नीचे कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का फार्मूला लगाएंगे। सो फार्मूला आपका क्या होता है, ध्यान से देखेंगे, टू कॉस, दोनों को ऐड करें, दोनों को ऐड करेंगे तो फाइव वन बाई टू, फाइव वन बाई टू ऐड हो जाएंगे, तो फाइव टू कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो यहाँ पर आ जाएगा फाइव वन अपॉन 2 इंटू कॉस, सब्ट्रैक्ट कर दें, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस से बच जाएंगे, तो ये आ जाएगा अपने पास फाइव टू अपॉन 2 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा अपने पास, ध्यान से देखें, इधर होता है टू साइन, दोनों को ऐड करें तो फाइव वन अपॉन 2 आएगा, और इसमें होता है डी माइनस सी वाई माइनस एक्स, मतलब इसमें से इसको घटाएंगे, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा सीधा साइन फाइव टू अपॉन 2, और इक्वल में क्या आ जाएगा, ई प्लस 1 अपॉन में ई माइनस 1। अब 2 से ये 2 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप देखें कॉस अपॉन साइन, ये क्या बन गया आपका, कॉट फाइव वन अपॉन 2 इंटू ये क्या आ जाएगा, कॉट फाइव टू अपॉन 2
और इक्वल में क्या आ जाएगा, e प्लस 1 अपॉन e माइनस 1। तो ये एक रिलेशन होता है और ये आपका कुछ एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। सो स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है। एक रिमार्क और होता है, ये भी याद रख लें आप लोग सभी स्टूडेंट, इसको याद रखें हमेशा। क्या होता है कि जैसे कोई इलिप्स है, ये कोई इलिप्स है, ये इसका ये ऑक्सिलरी सर्कल है। थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं यहाँ पर हम। ये P पॉइंट है मान लिया मैंने, और ये इसकी नाभि है। अगर इसको हम व्यास मानकर, अरे यार थोड़ा सा आप लोग क्लियर बनाना, इसको गड़बड़ हो गई यहाँ पर। तो नाभीय जीवा को, किसको, फोकल लेंथ को, नाभीय दूरी को व्यास मानकर बनाया गया जो वृत्त होता है, नाभीय दूरी को डायमीटर मानकर जो हम वृत्त, मतलब जो वृत्त ड्रॉ करते हैं, वो वृत्त सदैव ऑक्सिलरी सर्कल को टच करता है। किसको टच करता है, ये जो आप सर्कल ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, ये सर्कल जो है ये किसको टच करेगा, इसको, मतलब गड़बड़ हो गई, चलो कोई बात नहीं, वो सहायक वृत्त को स्पर्श करता है। आपको केवल और केवल याद रखना है बस, और कुछ नहीं। रिमार्क में लिख लें सभी स्टूडेंट, क्या लिखेंगे, द सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन फोकल लेंथ एज डायमीटर ऑलवेज टच द ऑक्सिलरी सर्कल। मतलब नाभीय दूरी को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त सदैव सहायक वृत्त को स्पर्श करता है। किसको स्पर्श करता है, सहायक वृत्त को। चलिए अब अपन एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इसेंट्रिक एंगल। फाइंड द इसेंट्रिक एंगल ऑफ अ पॉइंट ऑन द इलिप्स x स्क्वायर अपॉन 6 प्लस y स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 1, whose distance from the center of the ellipse is √5। मतलब क्या निकालना है हमें, दीर्घवृत्त के उस बिंदु का उत्केंद्र कोण ज्ञात करना है जिसकी इलिप्स से जो दूरी है, हुज डिस्टेंस फ्रॉम द इलिप्स इज √5, जिसकी इलिप्स से जो दूरी है वो आपकी क्या है, √5 है। कितनी है, √5 है। तो चलिए अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, देखें। देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है आपको, सबसे पहले तो अपन
ये इलिप्स बना। क्लियर। अब यहाँ पर कोई पॉइंट है P, इसकी 0,0 सेंटर क्या है C, इससे जो दूरी है वो √5, कितनी है दूरी, √5 है। तो सबसे पहले अब अपन P के कोऑर्डिनेट्स लेना है। P के कोऑर्डिनेट्स क्या लोगे, a cos थीटा, एक यहाँ पर a इक्वल टू √6 होगा और b इक्वल टू क्या होगा आपका √2 होगा। सो यहाँ पर जो बिंदु है वो लिया जाएगा √6 cos थीटा ले लेते हैं अपन, और एक ले लेते हैं √2 sin थीटा, और ये एंगल आपका इसेंट्रिक एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया। चलें सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। यहां से देखें कि CP इक्वल टू √5 आ रहा है, CP इक्वल टू क्या है √5। तो CP अगर हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे तो निश्चित बात है यहाँ पर हम स्क्वायर कर दें अगर, तो CP स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 आएगा। तो स्क्वायर का फार्मूला लगाएं तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके पास 6 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब किसी भी एक फॉर्मेट में आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर दें और सीधी सी आप वैल्यू निकाल लें, तो इसको मैंने लिख दिया 6 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा 5। तो 6 माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ गया 5। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ गया 1। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/4। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1/4। यहाँ पर याद रखना है आपको, जो थीटा है वो आपका 0 से 2π के बीच हो सकता है। सो इसेंट्रिक एंगल क्या आ जाएगा आपका 1/2 कब कब होता है वैल्यू देख लें, एक तो π/6 पर होती है, और एक फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में होगी। थर्ड क्वाड्रेंट में जो इसकी वैल्यू होगी वो हो जाएगी 7π/6, एक 7π/6 हो जाएगी, ठीक है। और एक आपकी सॉरी 7 और एक आ जाएगी 5π/6 हो जाएगा आपका, और एक हो जाएगा आपका 11π/6। दोनों ही वैल्यू के लिए लिख दिए हैं मैंने, दोनों ही वैल्यूज के लिए प्लस माइनस 1/2 के लिए। तो ये आपका फाइनली क्या हो जाएगा आंसर होगा। चलें अब हम डिस्कस करते हैं ध्यान से देखेंगे। आज हमने इसेंट्रिक एंगल के बारे में पढ़ लिया है कंप्लीटली। अब हम और चीजों को डिस्कस करते हैं अभी आपके सामने। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन और आप लोगों के लिए। क्वेश्चन क्या है, इफ P x, y be any point on the ellipse,
16x² प्लस 25y² इक्वल टू 400 एंड f1 है आपका 3, और f2 है आपका -3, देन फाइंड pf1 प्लस pf2 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में हम अगर थोड़ा सा दिमाग का यूज करें और केवल आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग का यूज करना है तो ये क्वेश्चन फटाफट आपका हो जाएगा। आप एलिप्स को देखें, एलिप्स को अगर हम सॉल्व करके लिखें तो ये आ जाएगा x² अपॉन 400 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 25 और y² अपॉन 16 इक्वल टू 1। मतलब a² इक्वल टू आ गया 25 एंड b² इक्वल टू आ गया 16। क्लियर? तो मतलब a इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा +-5 और b इक्वल टू क्या आ जाएगा +-4 आ जाएगा। अब इसकी जो फोकस होती है, फोकस क्या होता है, रूट ऑफ a² माइनस b² कॉमा 0। सो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये आपका फाइनली क्या आ जाएगा +-3, मतलब यहां से मालूम पड़ रहा है कि ये जो दो पॉइंट हैं ये आपकी फोकस है। ये क्या है, ये आपका ये दोनों पॉइंट ही आपके फोकस दिए हैं। केवल हमें ये चेक करना था क्वेश्चन में फोकस है। तो अब बस ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है, हमें मालूम है डेफिनेशन ऑफ इलिप्स। डेफिनेशन ऑफ इलिप्स क्या होता है, पी एस प्लस पी एस डैश इक्वल टू क्या होता है 2। बस एस की जगह एफ और एस डैश की जगह वो f1, यहाँ तो हम f1 रख देंगे और यहाँ पर हम क्या रख देंगे f2 रख देंगे सीधा सा। तो क्या आ जाएगा pf1 प्लस pf2 इक्वल टू 2। ए की वैल्यू क्या है 5, तो आंसर क्या आ गया 10। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा हम दिमाग लगाएं तो बिल्कुल सिंपल होते हैं, कोई टेंशन नहीं है इस टाइप के क्वेश्चंस में। सो अब हम आगे डिस्कस अपने लेक्चर नंबर 4 में करेंगे। आज के लिए इतना ही।